हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका जेई मेन का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट है। तो मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट पेपर हमारे पास आ चुका है। पहले भी हम लोग मेमोरी बेस्ड जो सवाल थे वो कर चुके हैं। अभी कंप्लीट पेपर हम लोग देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ। अगर मैं फर्स्ट जो सवाल है उसमें आपको दे रखा है कि इक्वेशन दे रखी है y² प्लस ln cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y, है ना। और आपसे कमेंट करवाया है y00 इन सब पे, करेक्ट। तो बेसिकली करना क्या, आपको डिफरेंशिएट ही करना है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y y डैश नहीं, प्लस ln cos स्क्वायर का होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का 2 cos x इंटू साइन x माइनस साइन के साथ, एक cos तो कट गया, साइन अपॉन cos क्या बन गया 10, तो ये आ जाएगा -2 10x नहीं इज इक्वल टू y का y डैश। तो यहां से अगर मैं y डैश के लिए सोल्व कर लूं, y डैश किसके बराबर आ जाएगा, उधर ले जाओ 2 10x डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, इधर आएगा 2y माइनस 1, ये बना होगा आपका y डैश नहीं। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, y डबल डैश क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2y माइनस 1 एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 सेकेंड स्क्वायर x नहीं, माइनस 2 10x एज इट इज, 2y का डेरिवेटिव 2y डैश, करेक्ट। ये आपने सोल्व कर लिया y डैश और y डबल डैश के लिए। बस अब जीरो पे वैल्यू चेक करनी है। तो जीरो पे वैल्यू चेक करने के लिए यहां से देख सकते हैं कि y डैश जीरो जो है, न्यूमरेटर तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर चेक कर लो खाली, करेक्ट। तो गिवन इक्वेशन में अगर मैं जीरो रख दूं x की जगह, क्या बनेगा y स्क्वायर 0 cos 0 1 ln 1 कितना 0 इज इक्वल टू y 0। ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूं कि y 0 की दो वैल्यू पॉसिबल है, इधर 0 और 1। y 0 0 रहे तब तो डिनोमिनेटर क्या रहे -1, 1 रहे तब डिनोमिनेटर क्या रहा है 1, 0 तो हो नहीं रहा, और 0 रखने पे न्यूमरेटर क्या हो रहा है 0। तो दोनों ही वैल्यू के लिए y डैश 0 क्या रहा होगा 0 रहा होगा। ठीक है, y डबल डैश 0 की बात कर लो। अच्छा, अगर मैं y 0 ले रहा हूं, y डैश भी 0 ले रहा हूं, तो 0 0 ये तो क्या हो गया -1, ये 1 हो गया नहीं, और सेक्स स्क्वायर 0 कितना 0, सॉरी सेक्स स्क्वायर 0 1, 10 स्क्वायर 0 कितना 0, कितना बचेगा -2 बचेगा खाली, करेक्ट। तो 0 अगर ले रहा हूं मैं y 0 और y डैश 0 को, तब तो वैल्यू कितनी आ रही है -2। y 0 अगर मैं 1 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1, ये भी 1, 0 रखूंगा तो ये कितना 2, ये पूरा 2 बन गया क्या, और 0 रखूंगा तो ये कितना 0, निकाल लोगे बहुत आराम से। ये वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं था, 0 पे वैल्यू चेक करना। ठीक है, तो y डैश 0 की दो वैल्यू आपके पास आ रही है, इधर -2 और 2। अगर मैं दोनों का मोड ले लूं कितना हो जाएगा 2। ये आपको ऑप्शन में गिवन था शायद, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4, ये जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो कि हाँ मॉडरेट टाइप का प्रॉब्लम है, इजी भी नहीं है टफ भी नहीं है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि आपको 2-3 स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले y डैश निकालो फिर y डबल डैश निकालो, करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इनवर्स पे बेस्ड सवाल है, और बहुत सिंपल सा सवाल। इनवर्स का जो इनिशियल पार्ट है वहीं से सवाल आ गया। क्या, एक एंगल आपको दे रखा है, उसको सिंप्लीफाई करना है, और एंगल कौन सा है 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65, है ना। और देखो वैल्यू भी कैसे दे रखी है, सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो आप जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे में नहीं। और ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं अगर एंगल नोन है तो। ठीक है, तो अगर मैं सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 और 5, 3 होता है क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट, 4/3, ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12, 12 होता है इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 16/63 होता है इसका। ठीक है, तो देखो वैल्यू भी इतनी आसान दे रखी है कि आप जल्दी से कन्वर्ट कर पाओगे tan इनवर्स में। अब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा कैसे सोल्व करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लो। प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा आ रहा है पाई ऐड कर दो, 1 से छोटा आ रहा है कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक कर लें तो कितना हो गया 20/36, 1 से छोटा ही है
तो 1 से छोटा है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। इसको एज इट इज रखा tan इनवर्स 16/63। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लो सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर कितना बनेगा 48 प्लस 15 कितना हो गया 63, और ये हो जाएगा 36 माइनस 20 16। ठीक है, अच्छा ये 36/16 या 16/36, तो इस वाले एंगल को आप लिख सकते हो क्या, कोट इनवर्स 63/16 लिख दूं क्या? पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं कोट इनवर्स में। ठीक है, दिख रहा है क्या, π/2 आ गया क्या, 2π माइनस π/2 कितना बचेगा 3π/2 बचेगा क्या? यही आपका आंसर है जो किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इजी कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एंगल नोन है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। बोल रहा है डाइज थ्रोन 2 टाइम्स एंड द सम ऑफ द स्कोर्स अपीयर ऑन द डाइज ऑब्जर्व टू बी मल्टीपल ऑफ 4। ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बार तो 4 आया ही होगा। क्या हो चुका है, ये हो चुका है कि सम कितना है 4 का मल्टीपल है, नहीं तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 4 का मल्टीपल तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, यही तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा सारे केसेस देख लो भी, सम जो है वो 4 का मल्टीपल 4 रहा होगा, कब, एक पे 1 आए, एक पे 3 आए, या दोनों पे 2 आए, या इस पे 3 आए, इस पे 1 आए। 3 तरीके से आ सकता है सम 4, तो नहीं सम 8 जो है वो 5 वेज से आ सकता है, हम जानते ही हैं कौन कौन से, 2 6 3 5 4 4 5 3। कर लोगे शायद, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है काउंटिंग, तो 6 2, ये 5 तरीके हैं। सम क्या रहा होगा 8 रहा होगा। सम 12 का तो एक ही तरीका है, कौन सा, 6 6 है दोनों डाइस पे, नहीं तो टोटल केस तो कितने बन गए 3 5 8 1 9, तो टोटल केस तो कितने हैं 9 आ गए। नहीं रिक्वायर्ड केसेस देख लो, एटलीस्ट वंस 4 बोल रहे हैं क्या, कम से कम 4 एक बार तो आए, तो एक यही पॉसिबिलिटी है जिसमें 4 आ रहा है, बाकी तो किसी में 4 आ ही नहीं रहा। नहीं तो फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितने हैं 9, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रही होगी 1/9 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, शायद इससे आसान सवाल नहीं आया होगा इस पेपर में, जिसमें ना तो कैलकुलेशन है और ना ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है साफ साफ कि सम अगर 4 का मल्टीपल है तो 3 ही रहे होंगे। करेक्ट, तो इजी सवाल की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बाइनोमियल पे बेस्ड है। आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है, किसका, 3 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/8 रेज टू द पावर n। और क्या बोला है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो इंटीग्रल टर्म है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आर एग्जैक्टली 33, कि एग्जैक्टली 33 टर्म्स हैं जो क्या इंटीजर हैं, तो n की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या रही होगी। तो ऐसे सवालों को टेकल करने के लिए हम तो क्या करते हैं, उसका जनरल टर्म लिख लो। नहीं तो अगर मैं जनरल टर्म लिखूं tr+1, वो क्या आ जाएगा NCR इसकी पावर n-r, तो 3 टू द पावर n-r/2 बन जाएगा, इंटू 5 टू द पावर इसकी पावर r/8। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पे n जो रहता है वो क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू r रहता है, तो n की जो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल रही होगी, r के इक्वल रही होगी। करेक्ट। अच्छा इंटीग्रल टर्म होने के लिए r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, r जो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तभी इसकी पावर क्या आएगी, इंटीजर आएगी। नहीं तो r अगर 8 का मल्टीपल है, क्या क्या पॉसिबल है, 0 8 16 24, इस टाइप का ही तो रहा होगा। करेक्ट, तो 33 टर्म्स अगर है, एपी दिख रही है क्या, इस एपी का 33 टर्म निकाल लोगे क्या, t33 क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 32 इंटू डी कितना है 8, ठीक है, कितना आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, 6 256। ठीक है, ये रहा होगा t33। तो इतने टर्म अगर आपके इंटीग्रल हैं, 33 टर्म इंटीग्रल है, तो n की वैल्यू, n की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर रहनी चाहिए, 256। ज्यादा भी हो सकती है,
कहां तक, T34 से जस्ट पहले तक, क्योंकि T34 जो बना होगा आर की किसी वैल्यू के लिए बना होगा उससे जस्ट पहले तक एन की वैल्यू आप ले सकते हो, करेक्ट। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो आई होगी कितनी आई होगी, 256 ही आई होगी। ये आपको पूछा था। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है अगेन, ठीक है। तो बोल दिखने को तो सवाल बहुत इजी है, 4 स्टेप है, लेकिन फिर भी हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। एन पे आपको इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी कि हाँ एन की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। आपको पता होगी कंडीशन तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं किया होगा शायद बच्चों ने, करेक्ट। अगला जो सवाल है आपका वो मैथमेटिकल रीजनिंग का है, जेईई मेंस के लिए जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, P implies negation of P and negation of Q, है ना। और आपसे पूछ लिया किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो आप बताना है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, हम जानते हैं नेगेशन ऑफ A एंड B ये क्या होता है, ये होता है नेगेशन ऑफ A और नेगेशन ऑफ B, ये बनता है, करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, इसको आप लिख सकते हो P इंप्लाइज, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे आसान जो तरीका है वो ट्रूथ टेबल ही है। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन ट्रूथ टेबल से आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो ट्रूथ टेबल बना के चेक कर लो कौन से ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट के लिए 4 ट्रूथ वैल्यू हो सकती है, दोनों ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, या दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहां से नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P क्या है होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये क्या होगा क्या, नेगेशन ऑफ P और Q, ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये तो फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हैं, नहीं अदरवाइज तो क्या रहा होगा, ट्रू ही रहा होगा। निकालोगे तो बहुत आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q, ये चेक कर लेते हैं। P इंप्लाइज दिस वन, तो ये ट्रू फिर तो क्या रहा होगा, ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स ना, ये फॉल्स रहा होगा। अगर P फॉल्स है तब तो क्या आया होगा, ट्रू ही आया होगा, करेक्ट। बस ये आपका आ गया जो गिवन स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा किसके इक्वल है, क्या ये Q के इक्वल है, ट्रू फॉल्स ट्रू ना, एक मैच नहीं कर रहा, Q के इक्वल तो नहीं है। क्या ये नेगेशन ऑफ P एंड Q के इक्वल है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये तो पहला ही फॉल्स हो गया क्या, तो फॉल्स हो गया तो ना इसके इक्वल भी नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल है, ये चेक कर लो, नेगेशन ऑफ P और Q, एक भी ट्रू है तो ट्रू है क्या, हाँ बिल्कुल ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, एक भी ट्रू है तो ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है क्या, हाँ ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अगेन इजी प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा क्या करो, ट्रूथ टेबल बना दो, तो ज्यादा याद भी आपको नहीं रखना पड़ेगा कौन सी एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आ गया आंसर। तो ये प्रॉब्लम भी आप किस कैटेगरी में रख सकते हो, इजी कैटेगरी में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिमिट पे बेस्ड है। आपको एक लिमिट निकालनी है, कौन सी लिमिट, x टेंस टू 0 mod ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस mod x डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स प्लस, ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है। और सवाल में दिया है कि लिमिट किसके बराबर है, l के बराबर है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट। और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लैम्डा की वैल्यू बताओ, पहले निकालो और फिर लिमिट की वैल्यू बताओ क्या रही होगी, ये आपको चेक करना है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, तो शुरू करते हैं। देखो यहीं पे पता चल रहा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, मोड आ रहा है, स्पेशल साइन आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट चेक करते हैं क्या, 0 के आसपास ही चेक करना है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर मैं LHL निकालूं, LHL क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस एक्स, 0 नेगेटिव के लिए मोड x कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स से, डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स, 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है।
तो जीरो रखूंगा तो ये दोनों तो जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया, क्या बचा 1/λ-1 का मोड। इसको लिख सकते हो 1/mod ऑफ λ-1, ये आ गई आपकी LHL। ठीक है। सिमिलरली RHL की अगर मैं बात करूं, RHL क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 - x, 0 पॉजिटिव का मोड कैसे ओपन होगा, प्लस साइन से ही, करेक्ट। लैम्डा माइनस एक्स, 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना आ गया, एग्जैक्ट 0 आ गया। यहाँ पे x तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे अगर 0 पॉजिटिव रख दूं तो ये तो कितना हो गया 0, क्या बचा 1/λ, तो ये आ जाएगा 1/mod λ। अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बराबर रहना चाहिए, नहीं तो mod ऑफ λ-1 इक्वल रहना चाहिए mod λ के। बोल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी रही होगी 1/2, और लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 है तो लिमिट LHL में रख दो, RHL में रख दो, एक ही बात है, यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा 2, तो आपके लिमिट का आंसर रहा होगा 2। ठीक है। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में, करेक्ट। तो अगेन सिंपल सा सवाल है, आपको LHL RHL निकालते ही दिख जाएगा कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है और लिमिट की वैल्यू क्या है। तो सवाल को भी हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है, और क्वाड्रेटिक में भी कौन सा पार्ट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ना, कोफिशिएंट और रूट में जो रिलेशन आता है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसी में है। बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7th वाले में, कौन सी, x² + px + 2 = 0। इसके रूट बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा है, और एक दूसरी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट क्या है 1/α 1/β। निकाल सकते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1/x से, ठीक है। लेकिन देखो जरूरत नहीं पड़ रही है, क्यों, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस 1/α इंटू बीटा माइनस 1/β इंटू x प्लस 1/x नहीं, अल्फा प्लस 1/β और बीटा प्लस 1/α, इसकी वैल्यू निकालनी इस एक्सप्रेशन की, करेक्ट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट, इधर लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा तो क्या रहा होगा -p, और अल्फा इंटू बीटा क्या रहा होगा 2, ये तो निकाल ही लिया होगा, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन तो p में आ रहे हैं, कुछ q में आ रहे हैं, तो पहले p वाले ही चेक कर लो कि p वाले ट्रू आ जाए, क्या पता, नहीं वो चेक करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा अल्फा बीटा, और क्या आएगा -1/α -1/β प्लस 1/α बीटा, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई हो तो अल्फा अपॉन बीटा, ये बीटा अपॉन अल्फा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये बनेगा क्या, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन, ये मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 1/α बीटा, और अल्फा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1, बीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 1 + 1 कितना 2। इन सब की वैल्यू मालूम है, शायद इनकी वैल्यू मालूम है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या लिख दें, अल्फा बीटा 1/α बीटा माइनस, ये बनेगा α² प्लस β², उसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, और इसको सेम रखा अल्फा बीटा 1/α बीटा प्लस 2, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है 2 के बराबर, 1/α बीटा भी 1/2 बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा p² माइनस 2 × 2 कितना 4/2, ठीक है। और यहाँ भी वैल्यू रख दूँ तो 2 + 1/2 + 2, तो p की फॉर्म में तो आंसर आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना 3/2, तो 2 कॉमन ले लो तो 1/2 इंटू 3 माइनस p² -4, 3 नहीं कितना हो जाएगा 4 + 1 5, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस p², और ये बन जाएगा 4 + 1/2, 4 + 1/2 कितना 9/2 ही हो गया क्या, ठीक है। तो p की फॉर्म में आंसर क्या आ गया 9/4 इंटू 9 माइनस p²। लकीली ये आंसर भी ऑप्शन में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर p वाला आंसर नहीं आता, q की फॉर्म में निकालना पड़ता तो क्या करते, दूसरी क्वाड्रेटिक बना लेते जिसके रूट क्या है 1/α 1/β, बट सवाल में जरूरत नहीं पड़ रही है, इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो बस ये सवाल है तो दिख रहा है, तो बहुत सारे स्टेप है, कैलकुलेशन भी बहुत सारे, लेकिन इजी है। किस पे बेस्ड है, बेसिकली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे ही बेस्ड है, करेक्ट। बस थोड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए हम किस पार्ट में रख सकते हैं इसको, मॉडरेट सवाल बोल सकते हैं,
करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कौन सी, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, और आपको बोला इसका जो सॉल्यूशन है वो किससे पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन गिवन है, बस इसका सॉल्यूशन ही पूछा है। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो बहुत आसान वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल ही तो है, नहीं तो मैं x को एक साइड y को एक साइड कर लेता हूँ, इधर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और इसको इधर ले जाऊँ तो dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस है। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्यों किया सबको समझ में आया, नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ लिखा है, ऊपर वाला, इंटीग्रेबल है पूरा, नहीं इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो इंटीग्रेट कर दें तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई, 1 का इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है किससे पास कर रहा है, 0,1 से। करा दो सेटिस्फाई, 1 रख दूं तो -1 प्लस 1, ये तो कितना हो गया 0, और 0 रखूंगा तो ये कितना ln 2 प्लस c। तो क्लियरली दिख रहा है c की वैल्यू कितनी है, -ln 2। ठीक है, रख दो यहाँ पे, तो ये इसको लिख सकते हो y माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ln ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस ln 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता क्या। करेक्ट, एक y से और मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर, ये 1 बना के उसको उधर ले गए, 1 प्लस ये हो जाएगा y इंटू ln ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई 2। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, और यही सॉल्यूशन गिवन है शायद कौन सा में, ऑप्शन नंबर 4 में सॉल्यूशन। करेक्ट, तो ये भी बहुत सिंपल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो सबसे पहले पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, उसी का, और इंटीग्रेशन भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए बोल सकते हैं कि सवाल किस टाइप का है, मॉडरेट टाइप का है। कर लिया होगा सब बच्चों ने, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप 2 स्टेप या 3 स्टेप में जल्दी आंसर कर पाओ। करेक्ट, ये कैलकुलेशन करने में आपको टाइम थोड़ा लगेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कॉनिक सेक्शन का है। सवाल बोल रहा है हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ √2, हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस आपको दे रखी है √2 है, हैज द सेम फोकाई एज दैट ऑफ द एलिप्स, और एलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 12, तो 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, x² बाई 4 प्लस y² बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये आएगा एलिप्स, नहीं, और इफ दिस हाइपरबोला डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास नहीं कर रहे वो आपसे पूछ लिया। हाइपरबोला के बारे में 2 इंफॉर्मेशन है, एक तो क्या, उसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेट्स से 2a है, वो कितनी है √2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ठीक है, और दूसरी चीज बोल रहे हैं इस एलिप्स के फोकाई और हाइपरबोला के फोकाई क्या है, सेम है, ये आपसे बोल दिया। करेक्ट, तो इस एलिप्स के फोकाई निकाल लो। एलिप्स के फोकाई निकालने के लिए सेंट्रिसिटी इवन बोल रहा हूं मैं, एलिप्स की सेंट्रिसिटी इवन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, कितनी आ गई 1/4, तो इवन कितनी आ गई 1/2। ठीक है, फोकाई क्या रहे होंगे इसके फोकाई रहे होंगे प्लस माइनस ए कितना है 2, तो प्लस माइनस 1,0। करेक्ट, मान लिया हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E2 है, तो हाइपरबोला के लिए a इंटू E2 ये किसके बराबर रहना चाहिए 1, तभी तो फोकाई क्या आएंगे, सेम आएंगे, नहीं, तो यहाँ से E2 किसके बराबर है 1/a कितना √2। कुछ दिखा क्या, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की √2 है, कौन सी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो a और b बराबर रहते हैं क्या। करेक्ट, तो हाइपरबोला की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, x² माइनस y² इज इक्वल टू a², और a² कितना 1/2। ये आ गई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, अब तो बस ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, डज नॉट पास थ्रू, किस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है वो देखना है। चेक कर लो x² y² का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1/2, तो फर्स्ट ऑप्शन में 3/2 माइनस 1/2, ये बनेगा क्या, 3/2 माइनस 1/2 तो 1 होता है, ये तो कितना है 1/2,
मिल गया क्या? लकी हो आप, ऑप्शन 1 ही मिल गया आपको, नहीं मिलता तो क्या है, बाकी चेक करने पड़ते। ठीक है, कर लोगे बाकी ऑप्शन भी चेक। करेक्ट। तो ये सवाल भी आप बोल सकते हो कि हाँ किस कैटेगरी में, मॉडरेट कैटेगरी में। क्यों मॉडरेट? वैसे चीजें तो आसान है, इसेंट्रिसिटी फोकाई तो निकालनी है। करेक्ट। लेकिन दो हैं, एलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है, दोनों में आपको रिलेशन भी बैठाना है, तो बोल सकते हो कि ठीक ठाक सवाल है, मॉडरेट टाइप का है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो 3D का सवाल है, वेक्टर 3D टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं उससे है। बोला फुटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 2 3 टू द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन। आपको फुटो परपेंडिकुलर निकालना है बेसिकली। लाइन के लिए बोल रहे हैं, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। कौन कौन से पॉइंट से? एक तो है A 1 -2 3, एक पॉइंट है B, और B क्या है 1 1 0। और किस पॉइंट का फुटो परपेंडिकुलर निकालना है? मैं इसको P बोल रहा हूं, पॉइंट P है 4 2 3। इस पॉइंट का फुटो परपेंडिकुलर निकालो। वो किस पे लाई नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो निकालो फुटो परपेंडिकुलर। सपोज फुटो परपेंडिकुलर क्या है? n। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट तो दो गिवन है। लाइन के लॉन्ग जो वेक्टर रहा होगा ए बी वेक्टर लिख सकता है क्या? ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 -1 0, 1 -2 3j, 0 -3 -3 के। ठीक है, तो लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको मैं j के ले सकता हूं क्या? 3 तो क्या मैग्नीट्यूड ही है। करेक्ट। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x -1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z -3 अपॉन -1। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, लैम्डा के इक्वल ले लो, आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट n मिल जाएगा। पॉइंट n जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हो? 1 कोमा -2 प्लस लैम्डा कोमा ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। करेक्ट। लैम्डा निकालने के लिए Pn जो है ए बी के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या? तो लिख लोगे क्या Pn? P1 वेक्टर हो जाएगा, n में से क्या घटा दो? P घटा दो, तो 1 -4 -3 आई। ठीक है, -2 प्लस लैम्डा और -2 -4 हो जाएगा क्या? तो ये बन जाएगा -4 प्लस लैम्डा j प्लस 3 माइनस लैम्डा और 3 घटा दिया गया तो माइनस लैम्डा ही बचेगा खाली। ये आ गया Pn। करेक्ट। क्या करना है आपको? Pn डॉट ए बी ये कितना होना चाहिए? 0। यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बी के साथ डॉट कर दूंगा। आई वाला तो करना नहीं है, जे वाले को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। 3 टाइम्स -4 प्लस लैम्डा इंटू ये कितना हो जाएगा? ए बी है ना, -3 टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो गया क्या? तो +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 तो कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। लैम्डा अगर 2 है तो पॉइंट n क्या रहा होगा? n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके क्या? 1 2 रख दूं तो 0 1। करेक्ट, ये आ गया आपका पॉइंट n। चेक कर लो कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, कौन से पे नहीं कर रहा है। कर लोगे बहुत आराम से। पहले में दिया x - y प्लस 2z 1 होना चाहिए, नहीं x प्लस 2z, y को तो छोड़ दो, y तो कितना 0, x प्लस 2z तो 3 बन रहा है, ये तो नहीं है। और सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है? x प्लस जेड 1 होना चाहिए, x प्लस जेड तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है? 2x प्लस वाई माइनस जेड, तो 2x 2 जेड कितना 1, 2x 2 माइनस 1 1 हो जाएगा क्या? करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप बोल सकते हो कि मॉडरेट सवाल है। ठीक है, क्यों? आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आपने निकाल लिया, पॉइंट निकालने से भी काम नहीं चला, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एडवांस के लिए तैयारी करते हैं मोर देन 1 करेक्ट, उसमें कई बार चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। इस सवाल में बिल्कुल वैसा ही आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग हम बोल सकते हैं किस कैटेगरी में? मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे लेंथी सवाल है, इसमें खाली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखी है और सिंप्लीफाई होकर क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट का सम पूछ लिया, बी प्लस सी क्या रहा होगा। ठीक है, तो लग जाओ काम पे। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये x तो चला जाएगा नहीं। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला चला जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमने लगाया वो क्या लगाया? R2 को लिख दिया R2 - 2 टाइम्स R1। ठीक है, और R3 को लिख दिया
R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। कर लोगे इतना तो नहीं, तो क्या बन जाएगा आपका डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। फर्स्ट रो के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो सेम है, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 बन गया क्या, करेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस x प्लस 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 8, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 2x और प्लस 3 बचेगा क्या, करेक्ट। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी क्या बचा 1। 3 से किया तो 6x माइनस 9, तो 6x है तो माइनस x और माइनस 9 है तो प्लस 1, करेक्ट। और ये बन जाएगा 9x माइनस 12, तो x माइनस 5, ठीक है। या तो यहीं पे एक्सपेंड कर दो, या दोनों 1 1 दिख रहे हैं क्या, एक जीरो और बना सकते हैं, कैसे, R3 को लिख सकते हो क्या, R3 माइनस R2, तो लगा दो। यहां से डेल्टा क्या बन जाएगा, फर्स्ट दोनों रो तो क्या है सेम है, फर्स्ट तो क्या होगी x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, सेकेंड है 1 माइनस x प्लस 2, और ये माइनस 2x प्लस 3, और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो क्या बन गया 0, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 1, ये भी अच्छा आ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 8, ये बनेगा क्या, करेक्ट। अब एक्सपेंड कर दो, किसके अबाउट एक्सपेंड करें, लास्ट कॉलम के अबाउट कर लो, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन आपस में क्या आ जाएगी, आसानी बनेगी नहीं। तो लास्ट कॉलम के अबाउट अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, डेल्टा आपका हो जाएगा 3x माइनस 4 एज इट इज, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू कितनी माइनस 1, करेक्ट। सिमिलरली माइनस दिस, तो माइनस कॉमन लेके प्लस कर दूं क्या, क्या बना 2x माइनस 3 इंटू, इसको छोड़ दो माइनस ऑफ दिस माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। लास्ट प्लस 3x माइनस 8, इसको छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, इसमें सोल्व करना पड़ेगा आपको। माइनस कॉमन ले लूं तो ये तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 2x माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, डेल्टा हो जाएगा, ये तो कितना हो गया माइनस 3x प्लस 4 नहीं, और इधर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया 2x माइनस 3 x माइनस 2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसका भी माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया 3x माइनस 8 इंटू माइनस माइनस तो गया प्लस है सारे, ये तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से आएगा माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 2x, और यहाँ से आएगा 4, और यहाँ से बचेगा माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, ठीक है। ये आया होगा, बस निकाल लो कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके बाद कोफिशिएंट निकालने हैं किसके, एक्स स्क्वायर का और एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, यहाँ से तो आएगा नहीं, यहाँ से आएगा, जब एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो तो कितना माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से भी आएगा जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा कितना प्लस 8, और एक और आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कितने प्लस 6, ठीक है। तो 14 माइनस 2 कितना आ गया 12, एक्स का कोफिशिएंट देख लो, यहाँ से कितना माइनस 3, और यहाँ से भी आया होगा कितना आएगा माइनस 3 माइनस 4, और प्लस हो जाएगा शायद प्लस 7 हो गया, और यहाँ से और चेक कर लो, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3, और ये कितना प्लस 16 माइनस 16, माइनस 3 माइनस 16 कितना माइनस 19, कितना हो जाएगा 22 हो गया क्या, ठीक है 22 हो गया, तो कितना बचेगा माइनस 15, कर लोगे सिंप्लीफाई। तो बस आपसे क्या पूछा था b प्लस सी बता दो, तो b प्लस सी कितना है माइनस 3, ये आंसर है। देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन के बाद आंसर तक पहुंचे हो, तो सवाल तो बेकार है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड ही करना है आपको, बस लेंथी है थोड़ा सा। किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में ही, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट टाइप का सवाल है, कैलकुलेशन बहुत सारी है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक और सेट थ्योरी को मिला के एक सवाल बनाए। आपको दो सेट दे रखे हैं ए और बी तो डायरेक्टली दिया है, ए के बारे में बोल रहा है कि ए में एम की वो रियल वैल्यू है जिसके लिए बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। कौन सी इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस वन एक्स प्लस एम प्लस 4। एम की वो सारी वैल्यू सेट एम में है जिसके लिए इसके रूट कैसे हैं, रियल है। और हम जानते हैं कि रूट रियल है तो डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर दो, क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें तो ये बन जाएगा एम प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एम प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4m माइनस 2m प्लस 1 और ये 16 माइनस 15। फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं क्या, 5 और 3 टाइप नहीं, तो क्या आना चाहिए, एम माइनस 5 एम प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर लोगे सोल्व साइड है तो एम की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, छोटा फैक्टर छोटा कौन सा है, -3 क्लोज यूनियन 5 से इन्फिनिटी। देखो सवाल में बोला है कि रूट रियल है, इक्वल भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज आया होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, छोटी सी गड़बड़ कर दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये आपका सेट ए बेसिकली, तो सेट ए तो क्या आ गया, -∞ टू -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्वाड्रेटिक का काम खत्म, सेट का काम शुरू। तो ऐसे सेट थ्योरी के लिए बी सेट आपको गिवन है, बी क्या गिवन है, क्लोज -3 से ओपन 5। देखो ये वाला डेटा भी सेम ही है क्या, अब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको। तो ऑप्शन ए में बी माइनस ए किसके बराबर है, ये बोल रहा है बी में से वो घटा दो जो ए में भी है। ऐसा क्या है जो बी में भी है और ए में भी है, खाली -3 है, तो -3 घटा दूं तो क्या हो गया, ओपन -3 से 5। ये दे रखा है, ये तो करेक्ट आ गया। आपसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो ट्रू है, ये तो आंसर नहीं है। ए माइनस बी बोलो, ए माइनस बी, ए में से वो घटा दो जो बी में है, बी में तो क्या है -3 है, -3 हटा दूं क्या बचेगा, -∞ से -3 ओपन यूनियन क्लोज 5 से लेके इन्फिनिटी। और सवाल में शायद ओपन 5 से इन्फिनिटी दिया है, बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, है ना। तो देख रहे हो कितना कितना छोटा सा अंतर है। अगर आपने गलती से यहाँ ओपन ले लिया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, पूरा सवाल बेकार हो जाएगा। करेक्ट, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप सब्ट्रैक्ट करते टाइम, दो सेट को यूनियन इंटरसेक्शन लेते टाइम, ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये आएंगे या नहीं आएंगे, इनको इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, वो आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, तो अच्छा सवाल बनाया जेईई में जिसमें आपको क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट पे थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा केयरफुली। ठीक, तो इस सवाल को हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट कैटेगरी का है। कॉन्सेप्ट तो ये वाले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही करना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है पूरी। करेक्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है और सिर्फ एनपीआर के डेफिनेशन पे बेस्ड है ना। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, एक क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ 1p0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2p1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3p2, ऐसे चलता जा रहा है। कितने टर्म बोल रहे हैं, 51 टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और दे रखा है, प्लस दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये भी चलता जा रहा है। इसमें भी कितने टर्म है, 51 टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई करना है खाली, है ना। कौन से क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखो अगर आपने ये समझ लिया कि 1p0 2p1 3p2 इनकी वैल्यू क्या होती है तो सवाल बहुत आसान हो गया। करेक्ट, npn-1 टाइप लिखा हुआ है क्या, एक कमी तो है सारा। npn-1 सिंपल होके क्या बनता है, n फैक्टोरियल ही बनता है। सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बन गया क्या। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ये बनेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मजा आएगा 51 टर्म्स तक नहीं, इसको सेम रख दिया, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 51 टर्म्स, है ना। देखो ना 2 फैक्टोरियल बना क्या, नहीं, ये 2 फैक्टोरियल बना, ये 3 फैक्टोरियल बना, ये 4 फैक्टोरियल बना, लास्ट में 51 क्या रहा होगा, पहले 2 से शुरू कर रहे हो क्या, तो लास्ट आया होगा 52 फैक्टोरियल। प्लस साइन से या माइनस साइन से, इवन वालों में प्लस आ रहा है तो ये भी क्या रहा होगा, प्लस ही रहा होगा। करेक्ट, और साथ में ऐड किया हुआ है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक, 51th टर्म क्या रहा होगा, 51 फैक्टोरियल
प्लस साइन से और माइनस साइन से प्लस साइन से, क्योंकि ओड वाले यहाँ पे क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, 51 फैक्टोरियल। ठीक है, कटा क्या, हाँ ये कटा, ये कटा, सारे लगातार कैंसिल हो जाएंगे क्या, इधर इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा -51 फैक्टोरियल, वो इससे कट जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके क्या बचा, इधर तो 1 बचा, इधर 52 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 + 52 फैक्टोरियल। दिया है क्या, दिया है क्या, हाँ दिया है ना, ऑप्शन 2 में दिया है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बस आपको क्या करना है, npn-1 को सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको ये पता चल गया npn-1 n फैक्टोरियल होता है, उसके बाद तो सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। करेक्ट, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए आप बोल सकते हो इजी तो नहीं, किस टाइप का है, मॉडरेट टाइप का सवाल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो हम इजी सवाल वही बोले जिसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ, जिसमें भी टाइम लग रहा है उसको मॉडरेट कैटेगरी में रख रहे हैं। अभी तक कोई भी सवाल टफ नहीं आया है ना, जितने भी सवाल आए वो इजी या मॉडरेट ही है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बहुत इनिशियल सवाल है ना, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते रहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सम ऑफ सीरीज पढ़ते हैं, और सवाल कहाँ से आया है, सवाल आया मोडो को सिंप्लीफाई करना। करेक्ट, तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, आपको एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है, मैं आई लिख रहा हूँ, -π to π mod ऑफ पाई माइनस मोड एक्स। ठीक है, -π से π देखते ही ये ऑड इवन की याद आई क्या, कैसा फंक्शन है, इवन है, इवन है तो इसको सिंपली लिख लो 2 × 0 to π mod ऑफ पाई माइनस 0 से π में mod x पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है तो x लिखते टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख दोगे। x अगर 0 से π है, π से तो छोटू ही है, तो π से छोटा है तो ओवरऑल कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, मोड कैसे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन से, क्या तो 2 × 0 to π π - x dx आ गया क्या। ये इंटीग्रेशन जेई पूछ रहे हैं, देखो नहीं तो ऐसा नहीं, जेई मेंस में बहुत टफ सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल भी आते हैं। पाई का इंटीग्रेशन πx -x का -x² 2 लिमिट 0 to π, 0 तो रखने का ही नहीं है, 0 रखने पे तो 0 बन रहा है, पाई रख दूं तो क्या हो जाएगा, π² - π² 2, π² 2 बनेगा क्या, 2 कैंसल्स आउट, आंसर π²। कर दो टिक जल्दी से, कौन सा, ऑप्शन 4, ये आएगा। नहीं देख रहे हो, 3 स्टेप में खाली आंसर आ रहा है, आपने मोड को सिंप्लीफाई किया है बस। करेक्ट, तो ये सवाल आप बोल सकते हो कि इजी से भी इजी है, सबसे इजी सवाल जो है वो यही है ना। ये अलग बात हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन इजी है, क्या करें, भय तो है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एओडी का सवाल है। एक कर्व आपको दे रखा है fx = एक फंक्शन है 3x - 7 × x⁻²/3, ये दे रखा है, x कोई भी रियल हो सकता है। इसके मोनोटोनिक बिहेवियर की बात करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 15 कि कहाँ पे वो इंटरवल बताओ जहाँ पे क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग वाला खाली चेक करना है आपको। तो इंक्रीजिंग अगर चेक करना है, डिफरेंशिएट करो जल्दी से, दिमाग तो बाद में लगाते हैं। नहीं, डिफरेंशिएट कर दूं 3x - 7 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2/3 x⁻⁻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 ⁻
एक्स टू द पावर 2/3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 3, आया क्या नहीं, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर तो क्या बन गया 3x टू द पावर 1/3, इधर तो कितना आया 6x माइनस 14, और इधर आ जाएगा x ही बन जाएगा क्या 9x, तो प्लस 9x क्या बन गया 9 6 15x माइनस 14 अपॉन 3x टू द पावर 1/3, करेक्ट। देखो ना इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं क्या, तो दो फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर क्या आता है माइनस इन्फिनिटी से छोटे वाला, छोटा कौन सा है 0, ये 0, और 0 पे कैसा ओपन यूनियन 14/15 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो जय ने लोचा किया है, लोचा क्या किया है क्लोज नहीं दिया, इधर भी क्या दिया ओपन दिया, ठीक है। तो एक्चुअल तो क्या होना चाहिए ये वाला, लेकिन अब वैसे देखें गिवन ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताओ जहां पे इंक्रीजिंग है, सवाल तो यही बोला ना इनमें से कौन सा इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, तो ओपन वाले में भी क्या रहा होगा इंक्रीजिंग ही रहा होगा, नहीं तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो आपका क्या होना चाहिए ऑप्शन 1 होना चाहिए, ये आपका आंसर है, करेक्ट। तो सवाल कैसा है बहुत ईजी है, खाली क्या निकालना है एफ डेस एक्स से तो निकालना है, एफ डेस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो एरिया अंडर द कर्व का सवाल है, 16 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व में आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो इनइक्वालिटी पे आ रहे हैं बेसिकली,
आपको एक इनइक्वलिटी गिवन है, इनको प्लॉट करो फिर फाइंड आउट करो कौन सा एरिया है। करेक्ट। तो अगर मैं सारी इनइक्वलिटी को प्लॉट करूं तो सबसे पहले इनइक्वलिटी तो भूल जाओ, इक्वेशन पहले देखते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप है क्या? पैराबोला बना लोगे सब? इस टाइप का कुछ रहा होगा। ये पॉइंट क्या आएगा? 0,1। ठीक है, बाद में देखेंगे कौन सा पार्ट है, पहले तो प्लॉट करते हैं। y 0 से बड़ा तो मतलब ऊपर वाला पार्ट, और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है क्या? ये भी 0,1 से पास करेगी? नहीं, यहां से पास कर रही है और स्लोप कितना है? 1। तो ऐसी कोई लाइन रही होगी इस टाइप की। करेक्ट। दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किए होंगे, देख लेंगे कहाँ पे किए हैं। x 1/2 से 2, तो इसके लिए तो ये पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चेक कर लो, चेक करके इक्वल कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या आया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। नहीं दिख रहे क्या दो वैल्यू, 1 और 0। तो ये जो x की वैल्यू है ये तो कितनी है? 1 है। तो 1/2 इससे पहले रहा होगा, 2 कहाँ रहा होगा? आगे रहा होगा। नहीं, तो x इक्वल्स टू 1/2, ये तो आ गया x इक्वल्स टू 1/2, और इधर कहीं रहा होगा आपका x इक्वल्स टू 2, है ना। सारे प्लॉट कर लिए हमने। अब बात करते हैं एरिया की, कौन सा एरिया आपको चाहिए देख लेते हैं। पहले में बोल रहे y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओरिजिन रख के देख लो, सबसे सिंपल। नहीं तो अगर मैं 0,0 इसमें रख दूं, क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है क्या? तो वो वाला साइड जिस साइड ओरिजिन आ रही है, तो पैराबोला की तो किधर होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। नहीं, लाइन की बात करो, लाइन में भी ओरिजिन रख के देख लो। लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे रीजन को। 0,0 रख दूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, वही क्या? तो लाइन के भी उस साइड होना चाहिए जिस साइड ओरिजिन है। नहीं, तो लाइन के भी किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। देख लेते हैं। और यहां से यहां तक होना चाहिए बस एक्स की वैल्यू। करेक्ट। तो पैराबोला के भी नीचे, लाइन के भी नीचे, और इन दोनों के बीच में दो पार्ट है क्या? एक पार्ट तो ये आया एरिया का, और एक पार्ट ये वाला। इतना समझ में आता है क्या? करेक्ट। तो ये वाला एरिया तो क्या ट्रेपेजियम बन रहा है, निकल जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। नहीं, तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? अब 1/2 से 1 तक तो इंटीग्रेट कर दो किसको? पैराबोला को। पैराबोला के लिए y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1 पे वैल्यू निकालो पहले, तो लाइन पे रख दो, x प्लस 1 ही तो है, तो 1 पे वैल्यू तो कितनी आई? 2 आ जाएगी। और 2 पे वैल्यू यहां इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5 इंटू हाइट कितनी? 2 - 1 1 आ गया क्या? बस सिंप्लीफिकेशन बाकी रहा अब तो। करेक्ट, कर दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? x³/3 प्लस x 1/2 से 1 प्लस 5/2। ठीक है, रख दो वैल्यू। 1 रखें तब तो क्या आ गया? 1/3 प्लस 1, 1/2 रखूंगा तो कितना बन जाएगा? 1/8, तो -1/8 इंटू 3 24, -1/2 और प्लस कितना? 5/2। करेक्ट, मिला दो सबको। ये कितना हो गया? ये तो हो जाएगा कितना? 2 हो गया क्या? 3 हो गया क्या? तो 3 प्लस 1/3 माइनस 1/24। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं 24, कितना बन जाएगा? 24 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1। ठीक है, तो 72 प्लस 8 80, 80 माइनस 1 कितना? 79। ये आना चाहिए आपका आंसर। दिया है क्या? हाँ दिया ना, ऑप्शन 3 में। करेक्ट। तो हाँ, इस सवाल को आप बोल सकते हो कि क्या डिफिकल्ट है। पहला सवाल है जिसमें बहुत सारा काम आपको करना है। पहले तो ग्राफ बनाना है, फिर लाइन प्लॉट करनी है। पहले तो यही फाइंड आउट करने में लोग गलती करेंगे कि कौन सा एरिया हमको चाहिए, है ना। इसी में दिक्कत है। ये सोल्व कर लिया तो फिर निकालने वाले में टाइम लगाएंगे। तो पहला सवाल है इस पेपर में जो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, बहुत अच्छा है। करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी थ्योरेटिकल सवाल ही है। आपको डेटा दे रखे हैं कुछ, 17 की बात कर रहा हूं, x1 से लेके x15 तक, और बोल रहे सारे पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, x3 से लेके x15 तक। ठीक है, और एक ही इंफॉर्मेशन खाली है कि x15 जो कितना है? 10 है। यानी सारे के सारे डेटा क्या 0 से 10 के बीच में ही है। करेक्ट। और आपसे पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले मैं सिग्मा स्क्वायर की बात करूं। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, है ना। fi बोल दो, n बोल दो, एक ही बात है। fi से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, तो ये हो जाएगा सिग्मा xi
माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एफ आई, और ऊपर वाले डेटा को भी क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर मैक्सिमम होने के लिए बोल सकता है कि ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, नहीं तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए बेसिकली, इसके लिए आपको सोल्व करना है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब आएगा, एक्स बार की बात करो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा को मैक्सिमम करने के लिए हम चाहते हैं कि एक्स बार तो बीच में आ जाए कहीं, एक्स बार तो जो है वो तो कह रहे मिडिल वैल्यू रहे, आधी जो वैल्यू है वो इस साइड मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करे और आधी वैल्यू मिनिमम को अप्रोच करे। ठीक है, उसी केस में तो डेविएशन क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा, नहीं तो हाफ वैल्यू तो क्या अप्रोच करे, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना 10 को अप्रोच करे, और हाफ वैल्यू किसको अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे। उस केस में जो डेविएशन आया होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। करेक्ट, इतना समझ में आता है। अच्छा, अब बीच में अगर आना चाहिए तो 0 से 10 के बीच में डेटा का मिड पॉइंट क्या रहा होगा, 5 ही रहा होगा, तो एक्स बार तो आपका क्या होना चाहिए, एक्स बार तो 5 टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स बार अगर 5 है, मैक्सिमम डेटा 10 है, मिनिमम डेटा क्या है, 0 है, तो मैक्सिमम डेविएशन कितना पॉसिबल है, 5 ही है, नहीं तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है ये 25 से तो छोटा ही रहा होगा। करेक्ट, और सारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो मैटर कर ही नहीं रही है इसमें, क्योंकि अगर आधे डेटा 10 को अप्रोच कर रहे हैं, आधे 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल रहा ही नहीं उसमें, आधे आधे बांट दिए हमने दोनों। करेक्ट, अच्छा तो अगर ये है तो फिर एक्स आई माइनस एक्स बार बोल सकता है कि लेस देन इक्वल टू 5 तो रहा ही होगा। करेक्ट, तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया होगा वो क्या रहा होगा, 5 से तो छोटा ही रहा होगा, रख के देख लो सिग्मा में। ठीक है, तो 5 या 5 से छोटा ही होना चाहिए, ये आपको बस पता है, चेक कर लो ऑप्शन से। एक ऑप्शन में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है क्या, तो 6 जो है वो तो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, आपका आंसर वही हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 नहीं हो सकता है, 5 या उससे कम ही रहा होगा। करेक्ट, क्योंकि अगर ये एक्स बार है 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 5 ही हो सकता है, 5 से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता। करेक्ट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन का सवाल है, आपको दो लाइन दे रखी है, एक तो है r बराबर i माइनस जे प्लस एल टाइम्स 2 i है, j है ये 2i प्लस के। ठीक है, और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस m टाइम्स i प्लस जे माइनस के, है ना। और फाइंड आउट करना है लाइन कैसी है बेसिकली, तो एक तरीका तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लो, शॉर्टेज डिस्टेंस से पता चल जाएगा, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो किस वैल्यू के लिए इंटरसेक्टिंग है वो भी पूछा गया है, नहीं तो अपन उस मेथड से नहीं जाते हैं, अपन तो क्या है, मान लो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों लाइन पे एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, नहीं तो पहली लाइन L1 के ऊपर और L2 के ऊपर, L1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2Li माइनस जे प्लस एल के, ऐसे लिख सकता हूं क्या, नहीं, और दूसरे को लिख दिया, इसको लिख सकते हो 2 प्लस एम आई और जे यहां से भी प्लस माइनस 1 प्लस एम टाइम्स जे, और के तो यहीं से आएगा माइनस एम के। ठीक है, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो फिर यही रहा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं तो इक्वल कर दो 1 प्लस 2L, ये किसके इक्वल आना चाहिए 2 प्लस एम के, यहां से बोल सकते हैं 2L माइनस एम जो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और जे वाला माइनस 1 इक्वल होना चाहिए माइनस 1 प्लस एम के, ये तो तभी पॉसिबल है जब एम कितना हो 0 रहे, नहीं यहां से थर्ड वाले में एल किसके इक्वल माइनस एम के, तो अगर एम 0 है तो फिर एल भी क्या होना चाहिए 0, तो इन दोनों से जो सॉल्यूशन आया 0 0, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं ये तो क्या है 0 बराबर 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, तो बोल सकते हैं लाइन कैसे है, स्क्यू लाइन से, और अगर स्क्यू लाइन से तो फिर कभी इंटरसेक्ट की नहीं होंगी, दिया है क्या, हाँ ऑप्शन 1 बोल रहा है कि किसी भी वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, खाली क्या निकालना है आपको, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कॉनिक सेक्शन पे बेस्ड है। पैराबोला बोला पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल्स टू 12x
and with the photo perpendicular drawn from P on the axis of the parabola, a line is now drawn through the midpoint of M of Pn parallel to its axis which meets the parabola at Q. तो y इंटरसेप्ट दे रखा है आपका Q का, वो जो है वो कितना है 4/3 NQ का, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं, क्लास नोट का सवाल है बेसिकली, क्लास नोट में ऐसे सवाल हम लोग करते हैं। आपको एक पैराबोला दे रखा है y² = 12x करके, तो a की वैल्यू कितनी रही होगी 3। इसके ऊपर कोई पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट P है ना। तो P अगर मैं ले लूं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 80² 280, a की वैल्यू कितनी 3, तो 3t² 6t ले सकता क्या, नहीं। यहां से जो फुटो परपेंडिकुलर है वो n है, तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 3t² 0, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या किया, इसके मिड पॉइंट से Pn का जो मिड पॉइंट है एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई है, ये वाली, जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। और ये जो NQ है, NQ ऐसी कोई लाइन रही होगी, इसका जो y इंटरसेप्ट है 4/3 है, तो ये 0,4/3 से पास कर रही होगी, ये आपको दी है उन्हें, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा 3t² 3t, ये आएगा क्या। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = 3t। तो Q के लिए, Q का जो y कोऑर्डिनेट रहा होगा वो क्या रहा होगा 3t रहा होगा, नहीं, x कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लो। तो x कोऑर्डिनेट अगर मैं y की जगह 3t रख दूं, कितना हो जाएगा 9t² = 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4t²। तो Q आपको मिल गया क्या जल्दी से, Q क्या आ गया 3/4t² 3t, निकाल लोगे, लिख लो Qn की इक्वेशन, नहीं। तो Qn की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए, मैं n को भी इधर लिख रहा हूँ 3t² 0। इस लाइन का जो स्लोप रहा होगा Qn का वो कितना रहा होगा, स्लोप रहा होगा 3t - 0 अपॉन 3/4t² - 3t², ठीक है। एक t तो कैंसिल होता हुआ दिख गया क्या, 4 को ऊपर ले जाओ, 4 को ऊपर ले जाओ, 3 भी कैंसिल हो गया बेसिकली, 4 को ऊपर ले जाए तो क्या बचेगा 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो क्या बचा 1 - 3, तो 1 - 4 कितना -3, तो -4/3 क्या आ गया इसका स्लोप, ठीक है। इक्वेशन लिख लो, तो इक्वेशन ऑफ Qn की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट तो ये ले लें, y - 0 = -4/3t x - 3t², ठीक है। अच्छा, जहां पे x 0 है y कितना है 3, 4/3, y इंटरसेप्ट यही तो है, तो y की जगह तो क्या रख देना चाहिए 4/3 = x की जगह 0 रख दूं तो कितना हो जाएगा प्लस, ये कट गया 4t², नहीं। तो यहाँ से t² नहीं, t बचेगा खाली, एक t भी कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई सिंपली 1/3, ठीक है। बस अब तो ऑप्शन से चेक करना है आपको, t अगर 1/3 है तो p क्या रहा होगा, p आपका रहा होगा, t की जगह रख दे 1/3, 1/9, तो 1/3, 2, ये तो p आ गया। और कौन सा पॉइंट चाहिए, q चाहिए, m चाहिए और n चाहिए, सारे पॉइंट चाहिए। q पॉइंट क्या होगा, q के कोऑर्डिनेट यहाँ निकाले हमने, 1/9 कर दूं तो कितना बचेगा, 3 कैंसिल हो गया, 1/12, 3t कितना हो जाएगा 1/3 है क्या, 3t कितना है 1, ठीक है। m बोल दो, m कहाँ है यार, m पॉइंट तो है ही नहीं, m क्या था मिड पॉइंट था, ये वाला, ये पॉइंट m है, ठीक है। तो m पॉइंट क्या आया होगा, यहाँ रख दूं तो 1/3 और 3t कितना है 1, ये आया होगा, नहीं। n बोल दो, 3t² कितना 1/3, 0। अब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा सारे के सारे, बोल रहे Pn 3 है, तो Pn जो है दिख रहा है 2 है, 3 थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। Pn 4 है, वो भी गलत हो गया। MQ निकालनी है बस, MQ, ये तो इनका ही डिफरेंस आएगा खाली, नहीं। तो MQ क्या हो जाएगा, MQ आपका हो जाएगा, घटा दो 1/3 - 1/12, ठीक है। तो MQ क्या आ जाएगी, MQ आ जाएगी, एलसीएम तो कितना आ गया 12, और ये हो जाएगा 4 - 1 कितना 3, 1/4 दिया है क्या, हाँ ये मैच कर गई 1/4, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो करेक्ट, इस सवाल को भी आप बोल सकते हो मॉडरेट ही है, टफ नहीं है कुछ भी। 80² 280 एक पॉइंट ही खाली अज्यूम करना है, उसके बाद तो सारी इक्वेशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये सवाल भी डिफिकल्ट नहीं है, हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, मॉडरेट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो सिंगल करेक्ट का लास्ट सवाल है। एपी पे बेस्ड है, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। बोला है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है, लेट्स से ए है, वो कितना है 3 है, और फर्स्ट 25 टर्म का सम और उसके आगे आने वाली 15 टर्म का सम जो वो इक्वल है। नहीं तो आपको क्या दिया है, फर्स्ट 25 का सम तो क्या हो जाएगा S25, इसके आगे जो 15 आए होंगे उनका सम कैसे निकालोगे, पहले 40 में से पहले 25 का घटा दो। ऐसे निकालते हैं कि नेक्स्ट 15 टर्म का सम अगर चाहिए तो 1 से 40 में से 1 से 25 का सम घटा दोगे, क्या बचेगा, नेक्स्ट 15 का ही तो बचेगा। नहीं, इधर लेके आ जाओ, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ सम फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। लिख लोगे क्या, और सम का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, n/2, n/2 मतलब 25/2, मैं इधर लिख रहा हूँ 25/2 इंटू 2a कितना 6, n-1d 24d इज इक्वल टू 40/2 2a कितना 6 प्लस 39d। ये आया होगा क्या, कर लो सिंप्लीफाई, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 20 बचेगा क्या, नहीं तो इधर तो 25 है, इधर 20 है, इधर 4 बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 120d, 5 इंटू 24 ये बनेगा, इज इक्वल टू 4 से किया तो 24 और 4 से करूं तो 156 बचेगा क्या, ठीक है कर लोगे, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो यहां से उधर ले जाओ, उधर ले जाऊं तो कितना बचा, ये बचेगा 36d इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू सिंपली क्या आनी चाहिए 1/6, ये आपसे पूछा है बस, ठीक है। तो देख रहे हो ये सवाल भी इजी है, इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, कुछ नहीं खाली सम का फॉर्मूला लगाना है एपी का, लेकिन लास्ट में आ रहा है 20th में आ रहा है। तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि पहले 5 सवाल 6 सवाल 10 सवाल अगर डिफिकल्ट आ गए तब भी घबराना नहीं है, आगे आपको मिल जाएंगे करने वाले। नहीं जैसे इस वाले पेपर की बात करो, जिसने ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया उसमें कौन सा है 20th नंबर का सवाल है, तो बहुत आसान है, एपी का सवाल है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो पहला सवाल है इंटीग्रल टाइप पे, और पहला ही सवाल लॉग पे बेस्ड है, बहुत ही आसान वाला। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं तब तो ये सवाल बहुत आसान लगेगा, अगर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती है तो ये सवाल आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं स्टार्ट करते हैं, पता चलेगा क्या दिया है, 0.16 टू द पावर लॉग ऑफ एक सीरीज दी है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब से लेके इंफिनिटी टू द बेस 2.5। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले तो इनफाइनाइट जीपी का सम, 0.16 को 16/100 लिख दूं क्या, 16/100 क्या बन जाएगा 4/25 टू द पावर लॉग ऑफ ये बनेगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, a/1 माइनस r, यही होता है क्या, नहीं 2.5 को लिख सकते हो 25/10 कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। अच्छा ये 5/2 है, ये 4/25 है, 4/25 को भी तो लिख सकते हैं 2/5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ ये कितना बन गया 1/2 बेस 5/2, नहीं। अच्छा लॉग में हम जानते हैं नंबर और बेस दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तब भी तो सेम ही रहा होगा, 2/5 2 लॉग ऑफ इसको लिख सकते हैं 2 बेस 2/5, ये दोनों को रेसिप्रोकल लेंगे, दोनों की पावर -1 लेंगे, -1 ऊपर से बाहर आएगा, -1 यहाँ से 1 बन जाएगा क्या, नहीं। अच्छा 2 को अगर मैं पावर में भेज दूं तो ये बन गया 2/5 टू द पावर ये लो जी 4 टू द बेस 2/5 आया क्या, नहीं। फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी याद है क्या, किसके बराबर आ जाएगा 4 के ही बराबर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये वाला पार्ट तो सब कर लेंगे, इनफाइनाइट जीपी का सम तो सबको आता है, बस ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए कि फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी क्या है, a टू द पावर लॉग ऑफ n टू द बेस a क्या होता है n ही होता है, ठीक है। ये आपका आंसर था, करेक्ट। तो ये सवाल भी आप बोल सकते हो कि हाँ मॉडरेट है, इजी तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि कई बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं याद होती हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है लॉग, ज्यादा जगह प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होती है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, बस वो log a इंटू बी log a/b वो ज्यादा यूज होती है, तो भूल जाते हैं बच्चे जनरली इन प्रॉपर्टीज को, करेक्ट। लेकिन जिसने भी log को थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है सवाल उसके लिए आसान ही है, करेक्ट। बट फिर भी हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, मॉडरेट रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो लिमिट पे बेस्ड सवाल है,
22 में आपको एक लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस दोनों का प्रोडक्ट कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। ये लिमिट आपको निकालनी है, करेक्ट। और दे रखा है किसके इक्वल है, 2 टू द पावर माइनस के। तो के की वैल्यू बता दो क्या रही होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया, करेक्ट। तो ये वाला तो दिख ही रहा है किस टाइप का है, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी है, फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस ए 1 माइनस बी, नहीं। तो इस लिमिट को आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, एक फैक्टर तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक बन जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई, है ना, x टू द पावर 8 है क्या, अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो। जो लिमिट हम लोग जानते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग 0 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर आता है क्या, तो इसका स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में चाहिए, इसका स्क्वायर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सिमिलरली इसका स्क्वायर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 16, करेक्ट। एक्स की पावर 8 तो ठीक है, ये अपने पास नहीं था, कितना 16 इंटू 4 64 क्या, तो 64 आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये किसके बराबर है 2 टू द पावर माइनस के, दोनों स्टैंडर्ड लिमिट बन गई क्या 1/2, ये भी कितनी 1/2, तो 2 इंटू 2 इंटू इसको 2 की पावर 6 लिख लूंगे, क्या बन गया 1/2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/2 टू द पावर के। तो के की वैल्यू 8 आती हुई दिखी क्या, नहीं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड है खाली। तो किस कैटेगरी में रखेंगे हम इसको भी, इजी कैटेगरी में रखेंगे, ये सवाल भी क्या इजी है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सर्कल का सवाल है। आपको बोल रहे हैं एक सर्कल है, उसका डायमीटर x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी सेंटर जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है और सर्कल दोनों लाइन को टच कर रहा है, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 को, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप का सर्कल है, हम बात करें 23 की, करेक्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ऐसी कोई लाइन रही होगी, ये आ गई, नहीं। और y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट 0,2 है क्या, तो ये लाइन रही होगी आपकी कौन सी, y बराबर 2, x इक्वल टू 3, ये पॉइंट 0,2,0 है क्या, x इक्वल टू 3 यहां कहीं आई होगी, ठीक है। तो आपके पास एक सर्कल है जो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है और सेंटर कहां लाइन कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं सर्कल को बनाने की कोशिश करता हूं, इस टाइप का कोई सर्कल रहा होगा, नहीं। सपोज ये इसका सेंटर है, करेक्ट। तो जहां पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, सेंटर को मैं सी ले रहा हूं, ठीक है। तो बस आपको क्या निकालना है, इसकी डायमीटर निकालना है। तो सेंटर अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं अल्फा ले लूं, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, नहीं। अब अगर ये दोनों लाइन टेंजेंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए क्या, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितनी, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये डिस्टेंस कितनी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, करेक्ट, कर दो बराबर। तो सी ए इज इक्वल टू सी बी अगर मैं कर दूं, सी ए एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अल्फा मोड इज इक्वल टू सी बी वाई कोऑर्डिनेट उसका कितना है 2 माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 माइनस अल्फा, मोड अल्फा ही आएगा, नहीं। तो मोड अल्फा अगर 3 माइनस अल्फा के मोड के बराबर है तो पक्का अल्फा क्या रहा होगा 3/2 रहा होगा, ठीक है। अल्फा अगर 3/2 है तो सी ए सी बी रेडियस के बराबर है क्या, तो इसकी जो रेडियस आई होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, सी ए के बराबर आ जाएगी। 3/2 का मोड कितना 3/2, तो ये अगर रेडियस है तो डायमीटर क्या रहा होगा, डबल कर दो, डायमीटर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, सेंटर गिवन है, दो टेंजेंट गिवन है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो किसके बराबर आएगी, रेडियस के बराबर तो आएगी, यही आपको यूज करना था, करेक्ट। तो अगेन इस सवाल को भी हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला सवाल, ठीक। नेक्स्ट 24 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे पता नहीं बच्चे क्यों डरते रहते हैं, इससे आसान सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं बन सकता। आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m/2 इक्वल है 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 टू द पावर n/3, और दोनों किसके इक्वल है 1 के इक्वल है।
तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m ऑन n का जीसीडी आपको बताना है, ठीक है। तो जीसीडी तो बाद में आएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। बहुत बार किया हुआ है, 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से सिंपली क्या बनता है, आयोटा ही बनता है। तो आयोटा टू द पावर m/2 इज इक्वल टू, ये इसी का नेगेटिव ही तो है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो नहीं, ये बन गया माइनस आयोटा टू द पावर n/3 इज इक्वल टू 1। तो लिस्ट वैल्यू बताओ ताकि 1 बन जाए। तो हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 4 के लिए m कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 4 के लिए n कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। निकाल लोगे क्या, जीसीडी बोलो तो जीसीडी कितना आ जाएगा, दोनों का 4 आ जाएगा क्या, करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पता नहीं बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस टॉपिक को छोड़ दें क्या, एक ही सवाल आता है ना, टफ है, बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत आसान सवाल भी आता है, करेक्ट। तो यही सवाल है, किस कैटेगरी में रख सकते हो, इजी में रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो मैट्रिसेस का सवाल है, आपको एक ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए, इसके एलिमेंट है x1 1 0, और किसकी बात कर रहे हैं, a टू द पावर 4 की बात कर रहे हैं। इसके एलिमेंट है aij मतलब वही a11 a12 a21 a22, ठीक है। और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, a11 जो है वो कितना है, 109 है। तो a22 बता दो क्या रहा होगा, ये आपसे पूछ लिया, करेक्ट। तो सबसे पहले तो a की पावर 4 ही निकालो। a की पावर 4 निकालने के लिए कौन सा सवाल है, लास्ट है 25। पहले a स्क्वायर निकालोगे, नहीं a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a इंटू a कर दूं क्या, 10 x1 10, ठीक है। निकाल लो, a स्क्वायर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा x खाली, ये तो कितना हो गया 0, इससे करेंगे तो ये भी कितना आ गया x, और ये 1, करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, a की पावर 4। a की पावर 4 निकालने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1x x1, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा क्या, नहीं। अब ये मत करने लगना कि फिर a से मल्टीप्लाई करके a क्यूब निकाल रहे हो, फिर a से मल्टीप्लाई करके a4 निकाल रहे हो। अगर अपने पास a स्क्वायर ऑलरेडी है तो a की पावर 4 यहीं से आ जाएगा क्या, नहीं। मजे की बात है कि a की पावर 4 भी पूरा नहीं निकालना है। कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, 1 1 और 2 2, डायगोनल एलिमेंट खाली चाहिए, नहीं। तो 1 1 1 1 तो कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, नहीं। ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, करेक्ट। ये आपको दे रखा है, ये पूछ लिया, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको, आपको बोल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 4, यहां से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 1, ये कितना है 109 है। इधर लेके आ जाऊं क्या, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 108 ही बना क्या, इज इक्वल टू 0। 12 और 9 दिख रहे हैं क्या, तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 रहा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर की एक ही पॉसिबल वैल्यू है, कितनी, 9, ठीक है। तो फिर a22 क्या रहा होगा, a22 आपका रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 10, ये आपका आंसर, ठीक है। तो मैट्रिसेस पे बहुत सिंपल सवाल है, बेसिकली ऑर्डर 2 पे ही बात करनी है। ऑर्डर 2 का फायदा ये कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जैसे 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ऑर्डर 3 होता तो मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगता, करेक्ट। बाकी कंसेप्चुअल वाइज देखें तो सवाल क्या इजी है, लेकिन कैलकुलेशन है, इसलिए हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, मॉडरेट में। तो ये ओवरऑल आपका पेपर था 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। तो जिसने भी पेपर दिया होगा ये फील कर रहा है कि हाँ, ये जो सवाल है सारे डिफिकल्ट पार्ट में तो नहीं है, वो पेपर जो है ज्यादा इजी भी नहीं है, कैलकुलेटिव है, नहीं। तो हम ओवरऑल अगर बात करें पेपर को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, मॉडरेट टाइप का ही पेपर है एज कंपेयर टू बाकी शिफ्ट के जो पेपर है, ठीक है।